प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिछले व्याख्यान में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के विषय में पढ़ा था। आज हम इसके साहित्यिक स्रोतों के विषय में जानेंगे। इतिहास की आधुनिक अवधारणा से प्रेरित होकर कुछ विद्वान यह मानते हैं कि प्राचीन भारतीय मनीषी इतिहास लेखन के प्रति उदासीन थे। उनमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव था। वे घटनाओं के प्रस्तुतिकरण में तिथिक्रम के महत्व से अनभिज्ञ थे। उन्होंने तथ्यों की अपेक्षा मान्यताओं को अधिक प्राथमिकता दी। 12वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ आए प्रसिद्ध अरब लेखक अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में लिखा है कि हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम के प्रति उदासीन है। तिथि के अनुक्रम के संबंध में वे अत्यंत लापरवाह हैं। जब जब उनसे कोई ऐसी बात पूछी जाती है जिसका वे उत्तर नहीं दे पाते, तो प्राय वे किस्से कहानियाँ सुनाने लगते हैं। प्राचीन भारत में विशाल साहित्य का सृजन हुआ था एवं इस बात के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं कि भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से ही इतिहास को एक गौरवपूर्ण स्थान मिला था। शतपथ ब्राह्मण और उपनिषद साहित्य में इस शाखा को इतिहास वेद की संज्ञा दी गई है। इतिहास को वेद कहना ही इस शास्त्र के प्रति भारतीयों के प्रतिष्ठापूर्ण दृष्टिकोण का परिचायक है। कौटिल्य ने इतिहास श्रवण को राजा की दिनचर्या का एक आवश्यक अंग बताया है। उसके अनुसार मध्याह्न से पूर्व का समय सैनिक प्रशिक्षण में बिताकर राजा को मध्याह्न का समय इतिहास श्रवण में बिताना चाहिए। कौटिल्य ने इतिहास की एक व्यापक परिभाषा दी है। उसके अनुसार इतिहास में पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिकाएं, उदाहरण, दृष्टांत, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र आदि सभी शामिल किए जाते हैं। वैदिक काल से ही इतिहास लेखन की परंपरा के प्रमाण मिलने लगते हैं। वैदिक साहित्य में ही विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक लेखनों का अस्तित्व दिखाई देता है, जैसे वंश, गाथाएं, नाराशंसी एवं दान स्तुति। वंश पुरोहितों एवं राजाओं की वंशावलियों की सूचना देते हैं तथा गाथाएं, नाराशंसी और दान स्तुतियां राजकीय नायकों की प्रशंसा से जुड़ी हुई हैं। वंश साहित्य के सृजन की परंपरा एक लंबे समय तक चलती रही। वंश और वंशानुचरित पुराण साहित्य के आवश्यक अंग माने गए हैं। इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि मौर्य काल से शासन की ओर से अभिलेखागारों की स्थापना की जाने लगी। कौटिल्य के अनुसार ये राजकीय अभिलेखागार अनेक सूचनाओं एवं घटनाओं का लेखा रखते थे। अशोक के एर्रागुडी लघु शिलालेख में कर्णिक नामक अधिकारी का उल्लेख है, जो संभवतः लेखा अधिकारी था। गुप्त अभिलेखों में उल्लिखित अक्षपटलाधिकृत राजकीय प्रलेखों का प्रधान अधिकारी जान पड़ता है। हर्ष के काल के बारे में जानकारी देते हुए हेनसांग ने लिखा है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में घटनाओं का विवरण लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्राचीन भारतवासी ऐतिहासिक घटनाओं के महत्व को समझते थे और उन्हें लेखबद्ध करने के लिए भी सचेष्ट थे। प्राचीन भारत के तिथियुक्त अभिलेख तो इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है। यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन भारतवासी इतिहास को संपूर्ण सांस्कृतिक जगत का पर्याय मानते थे। उनके लिए वे घटनाएं अधिक महत्वपूर्ण थी जिनके कुछ सांस्कृतिक अर्थ थे। इसलिए प्राचीन भारत का इतिहास मूलतः सांस्कृतिक इतिहास है, राजनीतिक नहीं। भारतीयों के लिए भौतिक घटनाएं अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी। इसलिए इतिहास के महत्व को समझते हुए भी उन्होंने तिथिक्रम एवं सूचनाओं के अंकन की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर कई बार सांस्कृतिक मूल्य तत्व को उद्घाटित करने के उत्साह में उन्होंने तथ्यों में कथा, कल्पना एवं गल्प का मिश्रण कर दिया। इतिहास की आधुनिक परिभाषा के अनुरूप कल्हण लिखते हैं,
वही गुणवान कवि प्रशंसा का अधिकारी है जो राग द्वेष से मुक्त होकर एकमात्र तथ्यों के निरूपण में ही अपनी भाषा का प्रयोग करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, धार्मिक साहित्य एवं धर्मेतर अथवा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य का विशेष तौर पे अध्ययन करेंगे और धर्मेतर अथवा लौकिक साहित्य के अंतर्गत अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथों को पढ़ेंगे।